नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान मस्ती एजुकेशन में आपका स्वागत है। रीट के नए सिलेबस में कुछ बदलाव हुए हैं। कुछ नए बदलाव हुए हैं उनसे संबंधित जो नए विषय हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय है भारतीय रिजर्व बैंक और उसके कार्य, जो एसएसटी में जोड़ा गया है। तो जान लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब और उसके क्या कार्य हैं। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक है, जो हमारे जो भारत देश है, उस भारत देश का केंद्रीय बैंक है और इसका जो कार्य है देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली को विनियमित करना और उसकी निगरानी करना है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई और इसके जो मुख्य कार्य हैं वो है मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में मुद्रा अर्थात करेंसी जारी करना, सरकार बैंकर और उसका ऋण प्रबंधक, बैंकों के लिए बैंकर, वित्तीय संस्थाओं का विनिमय और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना। तो इन टॉपिकों पर चर्चा कर लेते हैं, जान लेते हैं। मौद्रिक प्राधिकारी के रूप में यानी हमारे जो देश की जो मुद्रा होती है उस मुद्रा की जो देख रेख कार्य करने का जो काम होता है, संभालने का जो काम होता है, वो हमारी भारतीय रिजर्व बैंक का होता है। और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा या करेंसी जारी की जाती है और ये भारत सरकार का बैंकर होता है, यानी पैसे का रख रखाव इस भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है और उसका प्रबंधन भी करता है। भारत सरकार को जब उससे पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ही उसको ऋण प्रदान करता है। और बैंकों की जब बैंक जो होती हैं, जब उन पर पैसों की कमी आ जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं और उन पर ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है, तब भी वो भारतीय रिजर्व बैंक में ही पैसा जमा कराते हैं। तो भारतीय रिजर्व जब बैंक होती है, जैसे बैंकों को पैसा उधार देती है, तो भारतीय रिजर्व बैंक उन बैंकों से 7% के हिसाब से ब्याज लेती है और उनको अगर बैंक जमा करवाती है तो भारतीय रिजर्व उनको ब्याज भी देती है। वित्तीय संस्थाओं का विनिमय और पर्यवेक्षण करना, यानी जो वित्तीय संस्थाएं हमारी उनके लिए नियम बनाना और उनका निरीक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, बाहर से विदेश से जो मुद्रा आती है उसका रखरखाव करना, भुगतान और निपटान प्रणालियों का विनिमय और पर्यवेक्षण करना। तो ये थे भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य। अब भारतीय रिजर्व बैंक की जो बैंकिंग प्रणाली होती है वो लोगों को विश्वास देती है, बनाए रखने में मदद करती है और ग्राहकों की जो शिकायत है उनकी शिकायतों के लिए अनेक मंच प्रदान करती है। तो जैसे कि बताया था मैंने कि भारतीय करेंसी जारी करती है, तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो रिजर्व बैंक द्वारा जारी नहीं किया जाता है और वह सिक्का जो जारी किया जाता है भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। और लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक जो होती है इनके वितरण में मदद करता है और अन्य जो सभी रुपए होते हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। लेकिन जो उन नोटों पर जो लिखा होता है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, तो जो लिखा होता है यह वचन बाकी जो बैंक की अदा करने की बाध्यता को दर्शाता है। भारतीय रिजर्व बैंक पे जो पैसे होते हैं, 10 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, जितने भी जो नोट होते हैं 1 रुपये को छोड़कर, उस सभी पर आरबीआई के गवर्नर जनरल का हस्ताक्षर होते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, जो 1 रुपये का जो नोट होता है उस नोट पर वित्त सचिव यानी भारत सरकार के हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो गवर्नर जनरल होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, उसकी नियुक्ति किस तरह से की जाती है। तो आरबीआई में जो सीनियर
जो सीनियर अधिकारी होता है उस सीनियर अधिकारियों को भ्रष्टता दी जाती है और उसी को गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों बैंक की परिभाषा जान लेते हैं। तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो जमा राशि स्वीकार करती है और उसके बाद ब्याज पर धनराशि उधार देती है। यानी बैंक का काम है कि कुछ जो पैसे इकट्ठे कर लेते हैं उन लोगों को जमा करवाती है और कुछ लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उनको उधार देती है। तो अब जान लेते हैं जमा राशि और ऋण। जान लेते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति जब बैंक में धनराशि जमा करता है तो बैंक उसको ब्याज के रूप में फायदे देता है। जब कोई बैंक जनता से धन स्वीकार करता है तो वह धन क्या कहलाता है? जमा राशि कहलाता है। जब कोई बैंक विभिन्न कार्यों जैसे मकान बनाने, कार खरीदने, व्यापार करने, खेती के लिए धन उधार देता है तो उसे ऋण कहते हैं। यानी मुझे जरूरत पड़ी दोस्तों, या आपको जरूरत पड़ी, मुझे कोई कार लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं बैंक से क्या ले सकता हूँ? ऋण ले सकता हूँ, उधार ले सकता हूँ। बैंक उसके बदले क्या लेगी? ब्याज लेगी। या मुझ पर ज़्यादा पैसे इकट्ठे गए तो उस पैसों को मैं क्या करूँगा? जमा कराऊंगा बैंक में, तो बैंक मुझे उसके बदले कुछ ब्याज देगी। हम जान लेते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड। बैंक के द्वारा जारी किया गया एक कार्ड धारक को कोई वास्तविक नकद भुगतान किए बिना ही वस्तुओं और सेवाओं की खरीद का विकल्प देता है, उसे क्रेडिट कार्ड कहते हैं। यह एक अल्पकालीन उधार का स्वरूप है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड और छोटे छोटे जो क्रेडिट कार्ड और भी चल रहे हैं, जैसे HDFC का, ICICI बैंक का जो 50,000 रुपये की लिमिट होती है, आप उसमें से कोई ऑनलाइन खरीदारी वगैरह कर सकते हो, ओवरड्राफ्ट निकाल सकते हो। अब जान लेते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आप जानते ही हैं, ATM कार्ड बोलते हैं। ATM कार्ड को ही डेबिट कार्ड बोलते हैं। और आपको पता है जो ATM है, जो एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है ATM, उसमें उसका उपयोग किया जाता है। उसके माध्यम से आप क्या करते हैं? पैसे निकाल सकते हो। तो वो होता है आपका डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड होता है ये। तो आपको बैंक, इसके माध्यम से आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और न चेक की आवश्यकता पड़ती है। अब जान लेते दोस्तों ATM। तो ATM जरूरत पड़ती एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका नाम होता है स्वचालित टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये 24 घंटे पर सेवाएं प्रदान करती है और इससे आप जो लोग होते हैं नगद पैसे निकाल सकते हैं और इसके माध्यम से अपने खाते के पैसे जमा कर सकते हैं। इसके माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को पैसे भेज सकते हैं और बिल भी भुगतान कर सकते हैं। और लेकिन इसके माध्यम से क्या है, जो डेबिट कार्ड होता है अपना, डेबिट कार्ड का इसमें लगाना होता है और वह पहचान संख्या मांगता है, इसको पिन बोलते हैं। और पिन डालने पर ही मशीन आपको पैसे प्रदान करती है। अब जान लेते चेक। चेक क्या है? चेक किसी खाता धारक द्वारा अपने बैंक को दिया गया इस आशय का अनुदेश है कि वस्तुनिष्ठ व्यक्ति या चेक धारक को एक निश्चित धनराशि अदा की जाए। खाता धारक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि खाते में पर्याप्त राशि होने पर ही चेक जारी किया जाए। यानी पैसे जमा होंगे, खाते में पैसे होंगे, लिमिट होगी, तभी आप क्या करेंगे? चेक जारी कर सकते हो, अन्यथा जारी नहीं कर सकते। तो हमारी जो भारत बैंक होती हैं, उन बैंकों में 4 प्रकार के खाते खोल सकते हैं। उनके नाम है चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, नियतावधि खाता। चालू खाता आप समझ सकते हैं कि कोई व्यापार जैसे सामूहिक साझेदारी, कर्म, सरकारी, निजी क्षेत्र की कंपनी चलाने के लिए व्यक्तियों का संघ हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो रोजाना जो लेन देन करना होता है, तो इसमें क्या होता है? लेन देन कर सकता है इसमें, लेकिन ब्याज नहीं मिलती है। एक होता है बचत बैंक। इसमें क्या करते हैं? लोग अपनी बचत की जो पैसे होते हैं उनको जमा करा देते हैं और धीरे धीरे उसमें जमा करते रहते हैं और सरकार, वो बैंक जो होती है, उन लोगों को ब्याज प्रदान करती है। इसी बचत खाता बोलते हैं। ये खाते 2 प्रकार के हो सकते हैं, एकल खाता और संयुक्त खाता।
अगला है आवर्ती जमा खाता। इस खाते को सामान्यतः आरडी या रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कह सकते हैं। तो इसकी जो न्यूनतम अवधि हो सकती है 6 माह से लेकर 10 वर्ष तक। इसमें क्या है कि पैसे जमा कराते रहते हैं, एक निश्चित समय अवधि बाद ही पैसे निकाल सकते हैं, इसको बंद नहीं कर सकते। और हर माह पर या आप जिस तरह से प्रीमियम जमा करना चाहते हैं वो जमा करते रहते हैं और आपको ब्याज जो आपकी जो अवधि होती है उस अवधि पर ब्याज सहित आपको पैसे मिल जाते हैं। एक है नियतावधि जमा खाते, इसको बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट एफडी। यानी मेरे पास जैसे 50,000 रुपये हुए और उन 50,000 रुपये को मैंने इकट्ठा जमा करा दिया। आवर्ती जमा खाते में क्या होता था, किस्तों पर पैसे भरने पड़ते थे, लेकिन यहाँ क्या है, एक साथ सभी रुपए जमा करा दिए और निश्चित समय के लिए, जैसे 7 दिन से लेकर 10 वर्ष तक का समय होता है, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, तो उनकी सब की ब्याज लगाकर मुझे जो आपकी समय अवधि होती है उस अवधि पर आपको क्या होता है, पैसे मिल जाते हैं ब्याज सहित। अब होता है एक अवयस्क द्वारा खाता खोलना। 10 वर्ष से अधिक के जो अवयस्क होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से खाता खोलने और परिचालन करने की अनुमति है। अगर किसी भी अवयस्क अपने नैसर्गिक या कानूनी रूप से संयुक्त संरक्षक के माध्यम से बचत बैंक या न्यायाधीश या आवर्ती जमा खाता खोल सकता है। यानी माता पिता या उनका जो पालनकर्ता होता है उसके आधार पर उनका खाता खोला जा सकता है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों बैंकिंग प्रौद्योगिकी के बारे में। कुछ नए आज प्रणाली चल रही हैं, उन प्रणाली के बारे में। जैसे है तत्काल सकल निपटान RTGS। ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा किसी बैंक में किसी ग्राहक के खाते से अन्य बैंक में किसी ग्राहक के खाते में निधियां अंतरित करने की इलेक्ट्रॉनिक निर्देश दिए जा सकते हैं। ये एक खाते से दूसरे खाते में तत्काल राशियों को भेजा जा सकता है। इनकी न्यूनतम राशि 2 लाख रुपए राशि की तुरंत रुपये अंत के जाती है। एक अगली है नेफ्ट, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण। इसके द्वारा कोई व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति या कंपनी को भुगतान करना चाहता है अपनी बैंक से संपर्क करके खाते से सीधे प्राप्तकर्ता के खाते में राशि भेज सकता है। ये एफडी नेफ्ट जो होती है 1 घंटे में के बैचों में कार्य करता है और प्रत्येक निपटान चक्र के बाद निधियों का राशि को भुगतान कर दिया जाता है। 2 घंटे की अवधि में हिताधिकारी के खाते में राशि भेज दी जाती है। इसके माध्यम से धन भेजने के लिए धनराशि की कोई न्यूनतम अधिकतम सीमा नहीं है। आप जितने भी पैसे भेज सकते हैं, 1 रुपये से लेकर कितने की कोई इसमें निश्चित राशि नहीं है और निश्चित कोई समय सीमा भी नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग जानते हैं आप, इंटरनेट के द्वारा आपने ऑनलाइन लेन देन करना, खाते की जमा की राशि की जानकारी करना, बिलों का भुगतान करना, जैसे इंटरनेट बैंकिंग, वेब बैंकिंग, वर्चुअल बैंक भी कहा जाता है इंटरनेट बैंक को। मोबाइल बैंकिंग एक मोबाइल बैंक का खाता की शेषों की जानकारी, एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेजना, बिलों का भुगतान करना, तो ये चीज़ें करना गतिविधियाँ ही मोबाइल बैंकिंग कहलाती हैं। और लेकिन इसके लिए बैंक के पास पंजीकरण करवाकर अपने मोबाइल नंबर को तब ये ग्राहकों को सुविधा दी जाती है। तो दोस्तों वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे क्या है कि जो भी विद्यार्थी और तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। अगर दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर आते हैं जिससे क्या आपको नया नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। मिलेंगे